ये बात है अलग कि तुम ना बदलो, पर जमाना बदल रहा है। गुलाब पत्थर पर खिल रहे हैं, चिराग आंधियों में जल रहा है। नमस्कार, जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल क्विक रिवीजन क्लासेस पर। और आज के इस वीडियो में हम कंप्लीट करेंगे टॉपिक 18 के बुक MCQ और पूरे डिटेल के साथ, क्योंकि जितना भी आप डिटेल के साथ सिलेबस को समझते रहेंगे उतने ही अच्छे तरीके से आप तैयारी कर पाएंगे। मैं इसलिए बुक के MCQ करवा रहा हूं क्योंकि यहां पर आपको सिलेबस का पूरा लगभग ज्ञान मिल जाता है इन किताब के MCQ के द्वारा। तो ये तैयारी करने का सबसे अच्छा तरीका है। आपको अपनी तैयारी को बिल्कुल भी हल्का नहीं रखना है, काफ़ी मेहनत करनी है और अभी आपको वो काम करना है जो अभी तक आपने नहीं किया है। पूरी मेहनत करनी है। दिन में अगर आप 15 घंटे मेहनत कर सकते हैं तो 15 घंटे करिए। अगर आप 16 घंटे कर सकते हैं 16 घंटे करिए। जितना ज़्यादा समय आप दे सकते हैं अपने सिलेबस को दीजिए। और जो मैंने ये टॉपिक वाइज आपको MCQ कराए हैं इनको बार बार देखिए, बार बार पढ़िए। निश्चित रूप से आपको एक एक चीज याद हो जाएगी और आपका सिलेक्शन कोई नहीं रोक पाएगा। अगर आपको अन्य चीजों में तकलीफ है, केवल ये मेरे टॉपिक वाइज MCQ देखिए। और 1 से लेकर 10 टॉपिक का आपको एक साथ वीडियो मिल चुका है और आपको 11 से लेकर 20 तक टॉपिक का भी वीडियो बहुत ही जल्दी मिल जाएगा। आज 18वां टॉपिक आपका कंप्लीट होगा, फिर 19 और 20 आपका परसों। मैं पूरी कोशिश करूंगा कि आपको 11 से लेकर 20 तक का पूरा वीडियो एक साथ दे दूं, जिससे आप एक साथ पूरा रिवीजन कर सकें। इधर उधर आपको भागने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं होगी। आपकी तैयारी ही आपकी सबसे बड़ी ताकत होगी और उसमें आपको कोई कसर नहीं छोड़नी है। अब समय बहुत कम बचा है और इस समय का आपको सदुपयोग करना होगा। क्लियर है आपको? तो आज का जो टॉपिक है परामर्श बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छे तरीके से करिएगा। चलिए बिना वक्त गवाए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। तो टॉपिक 18 की हम बात करने वाले हैं। इसमें आपका टॉपिक है परामर्श। इसका अर्थ क्या है? आवश्यकता और तकनीकी, प्रभावी संचार और इसके कौशल। ये मेन चीज आपको पढ़नी है। परामर्श का या अर्थ पढ़ना है आपको। आवश्यकता और तकनीकी क्या होती है परामर्श की, वो पढ़नी है। प्रभावी संचार और इसके कौशल, ये सारी चीजें आपको पढ़नी है। काउंसलिंग, कम्युनिकेशन और इट्स स्किल्स, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है और यहां से आपके कम से कम 2 से 3 प्रश्न देखने को मिल सकते हैं परीक्षा में, इसलिए बिल्कुल भी इसको छोड़ना नहीं है। सबसे पहले हम 2 परिभाषाएं देख लेते हैं परामर्श की, जिससे आप परामर्श को समझ पाएं। रूथ स्ट्रॉन्ग के अनुसार परामर्श की क्या परिभाषा है? परामर्श प्रक्रिया समस्या समाधान का सम्मिलित प्रयास है। क्या? जो परामर्श प्रक्रिया है वो समस्या समाधान का सम्मिलित प्रयास है। काउंसलिंग में क्या किया जाता है? देखिए, परामर्श का एक सीधा सीधा अर्थ होता है इंग्लिश वर्ड काउंसलिंग। काउंसलिंग में क्या होता है कि गाइड किया जाता है, किसी को आदेश नहीं दिया जाता है। क्या किया जाता है कि गाइड किया जाता है, रास्ता दिखाया जाता है कि आपकी ये समस्याएं हैं, मैंने समझ ली हैं। अब अगर आप इनका उपाय करना चाहते हैं तो इसको इस तरीके से करिए और आपकी ये समस्या समाप्त हो जाएगी। बस इतना करना होता है परामर्श में या काउंसलिंग में। परामर्श हो या काउंसलिंग हो तभी की जाती है जब कोई आपसे रिक्वेस्ट करे कि सर मेरी ये समस्या है, मुझे इससे परामर्श चाहिए, इसके बारे में। अपने आप से नहीं देना होता है। जैसे भारत में परामर्श देने की बहुत आदत है, जिसको एडवाइस कहते हैं, वो अलग चीज़ है। पर जो काउंसलिंग है लोग तुरंत करने लगते हैं। आपके रिश्तेदार आएंगे, ये कर लो, वो कर लो। आपके जीवन की परिस्थिति कैसी रही है, आपने किन सिचुएशन में क्या निर्णय लिए, उन्हें कुछ भी पता नहीं, कोई आइडिया नहीं। आपकी ताकत क्या है, आपकी कमजोरी क्या है, उन्हें कोई आइडिया नहीं, लेकिन वो आपको एडवाइस देंगे, है ना? तो वो एडवाइस हो जाता है, वो परामर्श नहीं होता है। तो परामर्श प्रक्रिया समस्या समाधान का सम्मिलित प्रयास है। ये रूथ स्ट्रॉन्ग के अनुसार परिभाषा है। एक और परिभाषा है महत्वपूर्ण आपके रॉबिन्स के अनुसार। रॉबिन्स महोदय, इनकी भी परिभाषाएं काफी महत्वपूर्ण रहती हैं। परामर्श शब्द 2 व्यक्तियों के संपर्क की उन सभी स्थितियों का समावेश करता है जिनमें एक व्यक्ति को उसके स्वयं के एवं पर्यावरण के बीच अपेक्षाकृत प्रभावी समायोजन प्राप्त करने की सहायता की जाती है। क्लियर? आपको सहायता की जाती है।
अब देखते हैं पहला प्रश्न क्या है कि परामर्श का शाब्दिक अर्थ होता है। उसका सही उत्तर है आपका बी ऑप्शन, सलाह लेना या परामर्श लेना। ठीक है, परामर्श, पर यानी कि दूसरे से आपने विमर्श किया, सलाह ली, है ना, तो लेना होता है यहां पर। क्या हम लेते हैं परामर्श, काउंसलिंग लेते हैं, क्या काउंसलिंग लेते हैं, काउंसलिंग करवाते हैं, सलाह लेते हैं, परामर्श लेते हैं। बहुत शाब्दिक अर्थ है, सीधा सा, उसको समझने में किसी को भी कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। क्लियर है आपको? अगला जो पॉइंट है आपका वो है परामर्श में कम से कम कितने व्यक्तियों की लिप्तता आवश्यक होती है। तो सही उत्तर है 2, है ना। सीधे सीधे उत्तर देखेंगे ताकि आपका समय भी बचे और आप ज्यादा से ज्यादा चीजों को समझ सकें। परामर्श में कम से कम 2 व्यक्तियों की लिप्तता आवश्यक होती है, जिसमें एक परामर्शक या परामर्शदाता और दूसरा परामर्श प्राप्त करने वाला व्यक्ति होता है। अगला जो प्रश्न है आपका कि किस समाजशास्त्री के अनुसार परामर्श प्रक्रिया समस्या समाधान का सम्मिलित प्रयास है। और इसका सही उत्तर है आपका ए रूट स्ट्रॉन्ग या रूथ स्ट्रॉन्ग, है ना। तो रूट स्ट्रॉन्ग के अनुसार परामर्श प्रक्रिया समस्या समाधान का एक सम्मिलित प्रयास है। बहुत आसान परिभाषा है, बिल्कुल भी आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है। अगली जो प्रश्न है वो है कि किस समाजशास्त्री का कहना है कि मात्र व्यवसाय के लिए नहीं वरन जीवन की किसी भी समस्या के समाधान हेतु जो वैचारिक सहायता दी जाती है वह परामर्श होती है। और इसका सही उत्तर है मायर्स। क्या मायर्स का मानना था कि मात्र व्यवसाय के लिए नहीं बल्कि जीवन की किसी भी समस्या के समाधान हेतु जो वैचारिक सहायता दी जाती है वो परामर्श होती है। मेरे पास कई लोग आते हैं कि ये समस्या हो गई है, ये अब मैं यहाँ से कैसे निकलूं। और उन लोगों को समस्या क्या होती है, एक्चुअली में वो बहुत ज़्यादा इमोशनल होते हैं, चीज़ों को छोड़ नहीं पाते हैं। और जो चीज़ों को छोड़ नहीं पाते हैं वो आगे नहीं बढ़ पाते हैं। और जो आगे नहीं बढ़ पाते हैं वही वैचारिक रूप से या इमोशनली या क्या कहते हैं चीज़ों में उलझे रहते हैं और आगे नहीं निकल पाते हैं। इन्हीं लोगों को ज़्यादातर परामर्श की आवश्यकता होती है और यही लोग डिप्रेशन में भी चले जाते हैं। जो जीवन की समस्याओं को सुलझा नहीं पाए, और सुलझा वही नहीं पाता है जो समस्या को अपने दिमाग में रख लेता है, जीवन में नहीं रहता है ना। तो समस्या को कभी भी आपको अपने दिमाग में नहीं रखना है। समस्या का समाधान क्या है इस बारे में सदैव विचार करना है। जो केवल समस्या में उलझा रहता है वो कभी भी समस्या के समाधान की तरफ बढ़ ही नहीं पाता है और धीरे धीरे डिप्रेशन में चला जाता है। ऐसा अक्सर ज़्यादातर लड़कियों के साथ होता है, महिलाओं के साथ होता है, क्योंकि वो ज़्यादातर समय में घर पर अकेली रहती हैं। और जो घर पर अकेला रहेगा, कोई कार्य नहीं करेगा, जीवन का कोई लक्ष्य नहीं होगा, तो फिर डिप्रेशन की स्थिति स्वाभाविक बन जाती है। इसलिए सबका मानना होता है कि जीवन में एक लक्ष्य का होना जरूरी है। अरे जीवन की बात छोड़ो, प्रतिदिन एक लक्ष्य का होना जरूरी है कि शाम तक मुझे क्या करना है ना। अगर आपने सुबह डिसाइड नहीं किया कि शाम तक आपको क्या करना है तो पूरा दिन आपका खराब रहेगा, आप निराशा में डूबे रहेंगे, है ना। तो जीवन की समस्या की किसी भी समस्या है तो जो वैचारिक सहायता दी जाती है वो परामर्श होती है। और यही तैयारी करने का अच्छा तरीका है। अगर आपने सुबह अपना शेड्यूल बना लिया कि शाम तक इतना पढ़ना है, इतना आज मुझे अचीव करना है, तो फिर कोई भी ताकत नहीं है जो आपको निराश कर सके। तो डी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है आपका कि परामर्श प्रक्रिया का सबसे महत्वपूर्ण घटक होता है। और इसका सही उत्तर है ए लक्ष्य निर्धारण करना। देखिए मैंने लक्ष्य निर्धारण के बारे में आपको पहले ही बताया अभी, है ना। तो लक्ष्य निर्धारण करना बहुत ही ज्यादा आवश्यक होता है, परामर्श के लिए नहीं सिर्फ जीवन के लिए भी। परामर्श की प्रक्रिया में सबसे महत्वपूर्ण घटक लक्ष्य का निर्धारण करना होता है। इन लक्ष्यों को परामर्शदाता वातावरण एवं समाज के अनुरूप ही निर्धारित किया जाता है। ठीक है, ठीक है। तो लक्ष्य क्या होता है कि आप परेशान हैं, अब उसका समाधान क्या चाहते हैं आप, है ना। जीवन में आप क्या चाहते हैं जिसके लिए आप परेशान हैं, वही आपका लक्ष्य हो जाएगा। उसके अनुसार ही आपको परामर्श दिया जाएगा कि इस स्थिति तक पहुंचने के लिए, इस लक्ष्य तक पहुंचने के लिए आपको ये करना होगा। ठीक है। तो जीवन को छोटे छोटे लक्ष्यों में हमेशा पिरोए रखना चाहिए।
जो छोटे छोटे लक्ष्यों को प्राप्त करता जाता है वो निश्चित रूप से जीवन में सदैव संतुष्ट रहता है, प्रसन्न रहता है और सफलता भी अर्जित करता है। अगला प्रश्न है आपका कि परामर्श की विशेषताओं में सम्मिलित है। इसका सही उत्तर है आपका डी, उपर्युक्त सभी, है ना, कि वार्तालाप का स्वरूप, व्यक्तिगत प्रक्रिया और आत्मविश्वास का विकास, ये तीनों बिंदु परामर्श की विशेषताओं में सम्मिलित हैं। चाहे परामर्श देने वाला व्यक्ति हो या परामर्श लेने वाला व्यक्ति हो, इन तीनों के लिए वार्तालाप का स्वरूप, व्यक्तिगत प्रक्रिया, आत्मविश्वास का विकास, ये तीनों महत्वपूर्ण बिंदु होते हैं, है ना। तो तीनों पॉइंट सही है। परामर्श की विशेषताओं में सम्मिलित है वार्तालाप का स्वरूप, व्यक्तिगत प्रक्रिया और आत्मविश्वास का विकास। अगला प्रश्न है आपका कि परामर्श की मुख्य विशेषताएं हैं। समस्या समाधान में सहायता, प्रार्थी स्वयं निर्णय लेने में सक्षम, सौहार्दपूर्ण वातावरण और डी है आपका उपर्युक्त सभी। लेकिन आजकल क्या होता है कि अगर कोई आपके पास समस्या लेकर आए, है ना, और उसको आप सही सही चीजें बता दें कि आपको ये करना है या ये करना है ना, तो फिर क्या होता है कि वो कभी भी स्वयं निर्णय नहीं ले पाता है। अगर आपने कुछ उसके बारे में गलत बता दिया कि आप ये गलती कर रहे हैं, इसको सही कर लीजिए तो आपके जीवन में ये सही हो जाएगा, तो वो आपको बुरा मान लेगा, है ना। तो आजकल अपनी गलती कोई स्वीकार करना नहीं चाहता, लेकिन परामर्श जब आप किसी से लेते हैं तो वहाँ पर आपको अपनी गलतियों को स्वीकार करने के लिए भी तैयार रहना चाहिए। तो समस्या समाधान में सहायता, प्रार्थी स्वयं निर्णय लेने में सक्षम, सौहार्दपूर्ण वातावरण, डी उपयुक्त सभी आपका बिल्कुल सही है ना। अगला प्रश्न है आपका कि परामर्श की विशेषताएं हैं। समस्या परख, सहायता प्रदान, दो व्यक्तियों का आपसी संपर्क या उपयुक्त सभी, बिल्कुल सही बात है डी। परामर्श क्या होता है, एक समस्या होगी उसी के बारे में आप परामर्श लेंगे। सहायता प्रदान करना, ठीक है, बिल्कुल सही बात है। दो व्यक्तियों के बीच में होता है केवल परामर्श, दो से अधिक व्यक्तियों के बीच में परामर्श नहीं हो सकता है। और डी उपयुक्त सभी। तो परामर्श की निम्न विशेषताएं हैं। समस्या परख होना चाहिए, सहायता प्रदान करनी चाहिए, दो व्यक्तियों के बीच आपसी संपर्क होना चाहिए, प्रश्न सलाह का होना चाहिए, है ना, आदेश का नहीं होना चाहिए। एक निर्देशीय प्रक्रिया होती है परामर्श कि निर्देश दीजिए कि ऐसे 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 ये करना है। आत्मनिर्भरता कि जो परामर्श ले रहा है उसको आत्मनिर्भर बनाना है, और परामर्श का मूल परस्पर विश्वास है कि जो परामर्श ले रहा है उसको परामर्श देने वाले पर पूर्ण विश्वास होना चाहिए कि ये मेरी पूरी सहायता करेगा। अगला प्रश्न है आपका कि विलियमसन और हर्ले के अनुसार परामर्श प्रक्रिया के कितने पद होते हैं, और इसका सही उत्तर है आपका डी, 6 पद होते हैं। कौन कौन से होते हैं? एक होता है विश्लेषण, समस्या का विश्लेषण करना, फिर होता है संश्लेषण, ठीक है, चीजों को इकट्ठा करना, निदान, उपायों को इकट्ठा करना, निदान उपाय, पूर्व अनुमान, अनुमान लगाना कि ऐसा ऐसा आप कर लेंगे तो आपको ये सफलता मिलेगी, फिर होता है परामर्श कि आप उसको कुछ सहायता प्रदान करें, उसको कुछ सहयोग करें, अनुवर्तनीय, ठीक है। तो ये आपके 6 चरण होते हैं, 6 पद होते हैं विलियमसन और हल्ले के अनुसार परामर्श प्रक्रिया के। अगला प्रश्न है आपका कि निम्न में से कौन परामर्श प्रक्रिया के पद हैं, और ये तीनों ही परामर्श प्रक्रिया के पद हैं, निदान, परामर्श और विश्लेषण, उपयुक्त सभी। अभी आपको ये 6 पद बताए गए हैं परामर्श प्रक्रिया के, हो सके तो इनको याद कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है ना। जितना भी आपको पढ़ाया जा रहा सब कुछ इंपॉर्टेंट है और इसको अच्छे तरीके से याद कर लीजिएगा। अगला प्रश्न है आपका कि निम्न में से परामर्श का सिद्धांत क्या है। तो ये जो 3 दिए सिद्धांत दिए गए हैं, स्वीकृति का सिद्धांत, सीखने का सिद्धांत, व्यक्ति के सम्मान का सिद्धांत, ये सभी परामर्श के सिद्धांत हैं। तो परामर्श के सिद्धांत निम्न है: स्वीकृति का सिद्धांत, सीखने का सिद्धांत, व्यक्ति के सम्मान का सिद्धांत, व्यक्ति के साथ विचार करने का सिद्धांत और लोकतंत्रीय आदर्शों के साथ निरंतरता का सिद्धांत, है ना। तो लोकतंत्रीय आदर्श क्या होते हैं? जैसे देश में कानून है ना, उसके अनुसार आपको कार्य करना होगा। जैसे एक समस्या होती है महिलाओं को, पुरुषों को, है ना, कि उनको बच्चे नहीं हो रहे होते हैं। अब किसी डॉक्टर के पास कोई महिला परामर्श लेने जाए, है ना, तो डॉक्टर कहे कि आपके पति को ये प्रॉब्लम है, इसको मैं दूर कर दूंगा, तो ये लोकतंत्रीय आदर्श के तहत नहीं है। वो कर सकता होगा, मुमकिन है कि डॉक्टर कर दे, है ना, लेकिन वो लोकतंत्रीय आदर्श नहीं है।
तो लोकतंत्रीय आदर्श में यह है कि जो देश के कानून बने हैं, समाज की जो परिभाषा है कि उसके अनुसार आपको परामर्श देने होंगे, है ना, और निरंतर उसके साथ परामर्श देने होंगे। अगला प्रश्न है आपका कि निम्न में से कौन परामर्श का सिद्धांत नहीं है? स्वीकृति का सिद्धांत, व्यक्ति के साथ विचार करने का सिद्धांत, सीखने का सिद्धांत, संश्लेषण का सिद्धांत। तो इसका सही उत्तर है आपका डी ऑप्शन। संश्लेषण का सिद्धांत जो होता है ये कोई भी परामर्श का सिद्धांत नहीं है, बल्कि यह परामर्श प्रक्रिया का एक चरण है, एक पद है। अगला प्रश्न है आपका कि परामर्श की विधियों में सम्मिलित होता है, और सही उत्तर है मौन धारण, पुनरावृत्ति और स्वीकृति, डी। देखिए, जीवन में अगर आपको कोई भी परिवर्तन लाना है तो सबसे पहले जरूरी है कि आप स्वीकृति धारण करें कि मेरा जीवन ये है, मेरी समस्याएं ये हैं और इसके समाधान ये हो सकते हैं, मेरी वर्तमान स्थिति ये है, अगर मैं ये नहीं करूंगा तो ये हो जाएगा। इन चीजों की जो स्वीकृति कर लेता है वही समाधान की तरफ बढ़ पाता है। बिना स्वीकृति के आप किसी भी समस्या का समाधान नहीं पा पाएंगे, है ना। तो 13वें का डी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। बहुत से लोग परेशान होते हैं कि मेरी जिंदगी में कुछ अच्छा नहीं हो रहा, लेकिन वो कभी स्वीकार नहीं कर पाते हैं कि उनकी ही गलतियों के कारण उनके जीवन में कुछ अच्छा नहीं हो रहा। अगर वो अपने स्वभाव को बदल लें, अपने जीवन के कर्तव्यों को बदल लें, कर्तव्यों का सही तरीके से पालन करें, तो निश्चित रूप से उनके जीवन में भी अच्छी घटनाएं होना शुरू हो जाएंगी। पर लोग वो स्वीकृति नहीं कर पाते हैं, तो स्वीकृति का संबंध इससे हो गया। यहां पर डी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है आपका कि कार्य व समस्याओं के क्षेत्र के आधार पर भारत में निर्देशन को मुख्यतः कितने प्रकारों में बांटा गया है? और इसका सही उत्तर है आपका डी ऑप्शन 3। कौन कौन से हैं? शैक्षिक निर्देशन, व्यावसायिक निर्देशन और व्यक्तिगत निर्देशन। ठीक है, व्यावसायिक निर्देशन होते हैं जो व्यापार के लिए दिए जाते हैं, शैक्षिक निर्देशन जो शिक्षा के लिए दिए जाते हैं, जैसे मैं आपको दे रहा हूं, आपके स्कूल में टीचर ने दिया होगा, आपके कॉलेज में प्रोफेसर ने दिया होगा। और व्यक्तिगत निर्देशन होता है जो घर में बैठ कर दिए जाते हैं, 1 to 1, है ना। अगला प्रश्न है आपका कि निर्देशन विधि के आधार पर निर्देशन को कितने भागों में बांटा गया है? और इसका सही उत्तर है ए 2। कौन कौन से? व्यक्तिगत निर्देशन और सामूहिक निर्देशन। व्यक्तिगत निर्देशन क्या होता है कि 1 to 1 हो, है ना, जो डॉक्टर के पास आप जाते हैं ये व्यक्तिगत निर्देशन हो जाता है ना। और जब क्या करते हैं, टीचर एक क्लास में बोलता है तो ये एक सामूहिक निर्देशन हो जाता है। अगला प्रश्न है आपका कि परामर्श के कितने प्रकार होते हैं? और सही उत्तर है आपका सी ऑप्शन 3। निर्देशात्मक परामर्श, परामर्शदाता आधारित, अनिर्देशात्मक परामर्श, परामर्श प्रार्थी आधारित, समन्वित परामर्श, परामर्शदाता और परामर्श प्रार्थी के समन्वय पर आधारित। अगला प्रश्न है आपका कि निर्देशित परामर्श के लाभ कौन कौन से हैं? प्रत्यक्ष विधि बिल्कुल है, समय की बचत बिल्कुल है, समस्या पर बल बिल्कुल है। तो निर्देशित परामर्श के लाभ निम्न है: समय की बचत हो जाती है, समस्या पर बल दिया जाता है, प्रत्यक्ष विधि होती है, समस्याओं का शीघ्र हल मिलता है, अधिक स्थायी होते हैं, प्रभावपूर्ण होते हैं और बौद्धिक विधि द्वारा किए जाते हैं। अगला प्रश्न है आपका कि निर्देशित परामर्श के दोष क्या हैं? तो स्वनिर्देशन का अभाव होता है, परामर्श प्रार्थी का निष्क्रिय हो जाना होता है, परामर्शदाता पर आश्रितता हो जाती है। लेकिन कई बार क्या होता है, आप डॉक्टर के पास गए, डॉक्टर ने आपको देखा और सीधे अपनी दवाएं लिख दी, आपको बता दिया, आपसे कुछ जानने की कोशिश ही नहीं की, है ना। तो वो क्या हो गया, निर्देश हो गया। तो यहाँ पर जो परामर्शदाता है उस पर आप पूरी तरीके से आश्रित हो गए, और जो आप पेशेंट बन के गए थे आप पूरी तरीके निष्क्रिय हो गए, आपने कुछ बता ही नहीं पाया, है ना। तो डी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। निर्देशित परामर्श के निम्न दोष हैं: स्वनिर्देशन का अभाव होता है, परामर्शदाता पर आश्रितता होती है, व्यवहारिक पद की अवहेलना होती है, परामर्शदाता द्वारा पक्षपात करना, परामर्श प्रार्थी को स्वतंत्रता नहीं होती है। अगला प्रश्न है आपका कि अनिर्देशित परामर्श के लाभ कौन कौन से हैं? तो परामर्श प्रार्थी का आत्मज्ञान विकसित होता है, स्ववर्णन का अवसर मिलता है, समस्या समाधान की योग्यता विकसित होती है, उपयुक्त सभी। तो डी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। ऐसे में आप एक दूसरे डॉक्टर के पास गए और डॉक्टर आपसे सुनना चाहता है, आपसे पूछता है क्या हुआ, कैसी समस्या है, और क्या बताओ और बताओ। जो डॉक्टर बार बार आपसे कहे कि और बताओ
और बताओ क्या समस्या है, और बताओ क्या दिक्कत है। ये क्या है, ये अनिर्देशित परामर्श का एक हिस्सा है। डॉक्टर आपसे जानना चाहता है, सिर्फ अपनी बात नहीं बताना चाहता है ना। तो इससे क्या होगा, आपको समस्या बताने का आत्मज्ञान भी होगा कि इस तरीके से बताया जाता है, और फिर आपको उसके लाभ भी मिलेंगे जब आप धीरे धीरे चीजों को समझना शुरू कर देंगे। अनिर्देशित परामर्श के लाभ निम्न है। समायोजन में सहायक होता है। स्ववर्णन का अवसर मिलता है कि आप अपना वर्णन कर पाते हैं। परामर्श प्रार्थी स्वयं जिम्मेदार होता है कि आपने जो बताया है उसी के अनुसार डॉक्टर ने दवा लिखी है। समस्या समाधान की योग्यता विकसित करना, तो आप में एक योग्यता आती है, और परामर्श प्रार्थी का आत्मज्ञान भी विकसित होता है। अगला प्रश्न है आपका कि अनिर्देशित परामर्श के दोष हैं। परामर्शदाता निष्क्रिय हो जाता है, अधिक समय का लगना, व्यक्तिगत संपर्क का अभाव, उपयुक्त सभी। तो डी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। अनिर्देशित परामर्श के निम्न दोष हैं: अधिक समय का लगना, परामर्शदाता का निष्क्रिय होना, व्यक्तिगत संपर्क का अभाव, और परामर्श प्रार्थी केंद्रित होना, है ना। तो अनिर्देशित परामर्श यहाँ पर क्या है, यहाँ पर जैसे क्या है, कोविड के टाइम में एक गाइडलाइन जारी कर दी गई थी, है ना, कोरोना के समय में, कि ये दिक्कतें आ रही हैं तो ये दवाई ले लीजिए, है ना। तो ये क्या था, एक अनिर्देशित परामर्श था कि एक सबके लिए सामान्य तरीके से था। जो परामर्शदाता था वो पूर्ण रूप से निष्क्रिय हो गया था और व्यक्तिगत संपर्क हो ही नहीं पा रहा था किसी भी रोगी के साथ। जो ऊपर से आदेश है, अगर आपका मैच हो रहा है तो आप कर लीजिए, है ना। तो परामर्श प्रार्थी केंद्रित हो गया कि प्रार्थी चाहे तो करे, प्रार्थी चाहे तो ना करे। अगला है आपका कि समन्वित परामर्श के प्रवर्तक हैं। सही उत्तर है आपका एफसी थारने। समन्वित परामर्श के प्रवर्तक एफसी थारने हैं। यह परामर्श निर्देशित तथा अनिर्देशित परामर्श दोनों का संयोग होता है। अगला प्रश्न है आपका कि समन्वित परामर्श के लाभ क्या हो सकते हैं। कम खर्चीला होता है, कार्य क्षमता पर अधिक बल देता है, अधिक प्रभावशाली होता है, उपयुक्त सभी। तो डी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाता है। समन्वित परामर्श के लाभ निम्न है। यह कम खर्चीला होता है, यह अधिक प्रभावशाली होता है, इसमें कार्य क्षमता पर अधिक बल दिया जाता है, समय की बचत हो जाती है, शक्ति की बचत हो जाती है, आवश्यकता अनुसार परिवर्तन होता है, उचित तालमेल का विकसित होना और व्यवहारिक होता है। ठीक है, तो ये चीजें आपको ध्यान में रखनी होगी। और कृपया वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर आप हमारे पीडीएफ बैच से जुड़ना चाहते हैं तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, या स्क्रीन पर दिखाए जा रहे व्हाट्सएप नंबर पर भी आप मैसेज कर सकते हैं। परामर्श की सफलता निर्भर करती है परामर्श प्रार्थी की योग्यता पर या परामर्शदात्री की प्रतिभा, ज्ञान तथा दृष्टिकोण पर। तो बी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। परामर्श के प्रक्रम में परामर्शदाता एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। परामर्श की सफलता परामर्शदाता की प्रतिभा, ज्ञान तथा दृष्टिकोण पर निर्भर करती है। अब आजकल आप देख रहे होंगे जो दृष्टि आईएएस एक यूट्यूब चैनल है आईएएस की कोचिंग का, उसके जो सर हैं दिव्यकीर्ति सर, है ना, तो वो इस समय बहुत ही अच्छा परामर्श दे पा रहे हैं। उनको काफ़ी ज्ञान है ना, तो उनके अंदर पूर्ण रूप से प्रतिभा, ज्ञान तथा दृष्टिकोण भरा हुआ है। आप उनके इंटरव्यू देखा करिए, इससे क्या होगा कि आपकी जो समझ है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। अगर आपको लगता है कि आपके लोग आपको कम समझदार समझ रहे हैं, आपकी उतनी रिस्पेक्ट नहीं कर रहे हैं, आपकी बातों पर उतना ध्यान नहीं दे रहे हैं, तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा अच्छी किताबें पढ़नी चाहिए और अच्छे लोगों के इंटरव्यू देखने चाहिए, उनको सुनना चाहिए। इससे क्या होगा कि आपकी जो समझ है, जो सोच है, उसका विकास होगा और आप निरंतर अपने आप को एक नया रूप दे पाएंगे, अपने आप को निखार पाएंगे। अगला प्रश्न है आपका कि एक सफल परामर्शदाता के कौन कौन से गुण हो सकते हैं। सत्यनिष्ठा, कुशलता, व्यक्तियों में रुचि रखना, उपयुक्त सभी। सही उत्तर है आपका डी, उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है आपका कि एक सफल परामर्शदाता में निम्न गुण होने चाहिए जो कि हैं: उद्देश्य व दिशा का ज्ञान होना चाहिए, मित्रता, प्यार व व्यवहारिक होना चाहिए, विश्वास कुशल होना चाहिए, तकनीकी की दक्षता होनी चाहिए, नेतृत्व करने की योग्यता होनी चाहिए, दूसरे व्यक्तियों को प्रभावित करना आना चाहिए, सामाजिक संवेदनशीलता होनी चाहिए कि समाज को कोई बात बुरी ना लग जाए, है ना, कि समाज में हर तरीके के लोग होते हैं और उनको भड़काने वाली बात नहीं होनी चाहिए। इतना संवेदनशील होना चाहिए कि बातों को एक संतुलन में अपनी रखे। व्यक्तियों में रुचि लेने की उसकी आदत होनी चाहिए
कि कोई परामर्श लेने आया, आप उसमें रुचि नहीं ले रहे, आप एकदम उदास बैठे हैं, निराशा में डूबे हुए, तो फिर आप अच्छे परामर्शदाता नहीं बन पाएंगे। अगर आपको व्यक्तियों में रुचि है ना, कि आपको उनके बारे में जानने में इंटरेस्ट है, तो फिर आप अच्छे परामर्शदाता बन पाएंगे। यही सीखना है आपको। आप मुख्य सेविका बन रहे हैं तो आपको रुचि लेना आना चाहिए कि आपकी आंगनवाड़ी कार्यकर्त्री आई है, आपके क्षेत्र में कोई महिला है गर्भवती, उसको कोई समस्या है, जब तक आप उसमें रुचि नहीं लेंगे, आप संवेदनशील नहीं बनेंगे, तब तक आप सही परामर्श उनको दे ही नहीं पाएंगे। आपको यह चैप्टर इसीलिए पढ़ाया जा रहा है कि आप परामर्श को समझें। अगला प्रश्न है आपका कि परामर्श की आवश्यकता क्यों पड़ती है। परामर्श प्रार्थी की समस्याओं को दूर करने के लिए, या परामर्श प्रार्थी को आत्म मूल्यांकन के लिए, या परामर्शदाता को परखने के लिए। तो सी तो बिल्कुल नहीं हो सकता है, डी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है, ए और बी दोनों। कई बार बच्चे क्या करते हैं, टीचर को परखने की कोशिश करते हैं, है ना, तो टीचर को परखने से उनके जीवन में कोई परिवर्तन नहीं आने वाला है। आपको जो टीचर के पास पहली बार, टीचर अपना सबसे बेस्ट देने की कोशिश करता है, कहीं का भी टीचर हो, कोई भी टीचर हो, और जो विद्यार्थी है, जो अभ्यर्थी है, उसको भी उससे बेस्ट लेने की आवश्यकता होनी चाहिए कि सीख क्या क्या सकते हैं, कहीं से भी आपको सीखने को मिले, क्या क्या अच्छा सीख सकते हैं। सिर्फ टीचर की बात नहीं है, घर में कोई है, पड़ोस में कोई है, आपके रिश्तेदारी में कोई है, तो अगर आपके अंदर ये सीखने की ललक होगी तो आप जीवन में बहुत ऊंचे जाएंगे, बहुत आगे। अगर आप सीखने की जगह पर उनसे जलने लगे तो फिर आपको अंदर वो निगेटिव एनर्जी बन जाएगी कि जो आपके जीवन को तहस नहस कर देगी। एक परामर्श प्रार्थी को परामर्श की आवश्यकता निम्न बातों के लिए पड़ती है। परामर्श प्रार्थी की समस्याओं जैसे हीन भावना, पीने की आदतें व नशीली दवाओं की लत आदि को दूर करने के लिए, परामर्श प्रार्थी को परामर्शदाता के सहयोग से अपनी मनोस्थिति में सुधार करके अपनी समस्याओं पर निर्णय लेने के लिए। अगला प्रश्न है आपका कि संचार में निस्पंदन के बुरे प्रभावों को कम करने के लिए किस उपाय का प्रयोग किया जाता है, और सही उत्तर है आपका डी, स्पर्शीय संचार। संचार में निस्पंदन के बुरे प्रभाव को कम करने के लिए स्पर्शीय संचार का प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है आपका कि संचार प्रक्रिया में निम्नांकित में कौन से चरण पहले आता है, और सही उत्तर है आपका डी, कूट लेखन। संचार प्रक्रिया में कूट लेखन चरण पहले आता है और संचार प्रेषक का प्राप्तकर्ता को सूचना भेजने की एक प्रक्रिया है। इसमें सूचना प्राप्तकर्ता को कूटवाचक कहा जाता है। अगला प्रश्न है आपका कि औपचारिक दिशा निर्देश एवं प्राधिकार पदानुक्रम संचार के किस प्रकार के उदाहरण हैं, और सही उत्तर है आपका ए, नियंत्रण। औपचारिक दिशा निर्देश एवं प्राधिकार पदानुक्रम संचार नियंत्रण प्रकार का उदाहरण है। ध्यातव्य है कि संगठनों में पदानुक्रम एवं दिशा निर्देशात्मक संचार ऊपर से नीचे की ओर संचारित होता है, जिसका उद्देश्य संगठन में नियंत्रण बनाए रखना होता है। अगला प्रश्न है आपका कि अशाब्दिक संचार में निहित है, और सही उत्तर है आपका बी, भाव भंगिमा, ध्येय मुद्राएं एवं भावात्मक अभिव्यक्ति। कई बार आप घर में देखते होंगे कि माता पिता बच्चों को आंख दिखाकर, हाथ दिखाकर, है ना, भावात्मक अभिव्यक्ति प्रकट करते हैं और बच्चा समझ जाता है कि अब उसे डरना है या प्रसन्न होना है। तो बी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। अशाब्दिक संचार से तात्पर्य सामान्यतः शब्द रहित संदेशों को भेजने एवं प्राप्त करने की संप्रेषण प्रक्रिया से है। ऐसे भाव भंगिमा, देह मुद्राएं एवं भावात्मक अभिव्यक्ति या आंखों के संपर्क से संप्रेषित किया जा सकता है। अगला प्रश्न है आपका कि संचार का वह साधन जो बहुत सारे आदाताओं का एक स्रोत से एक साथ सूचना प्रसारित करता है कहलाता है। सही उत्तर है आपका बी, जन संप्रेषण। संचार का यह वह साधन जो बहुत सारे आदाताओं को एक स्रोत से एक साथ सूचना प्रसारित करता है, जन संप्रेषण कहलाता है। जन संप्रेषण टीवी के द्वारा किया जाता है, रेडियो के द्वारा किया जाता है, माइक के द्वारा किया जाता है। गांव में जैसे डुग्गी बजाई जाती थी, क्या करता था, एक आदमी जाता था और कोई बड़ा सा ढोल लेता था या डब्बा लेता था और उसको ठोक ठोक के बजाता था और फिर पूरा संचार करता था। तो इसको क्या कहते थे, जन संप्रेषण कहते थे। अगला प्रश्न है आपका कि अच्छे श्रोता बनने के लिए जो दो कौशल संबंधित हैं वे कौन से हैं। तो सही उत्तर है आपका ध्यान देना तथा प्रतिपुष्टि प्रदान करना।
अच्छे श्रोता हेतु दो आवश्यक कौशल होते हैं, ध्यान देना और प्रतिपुष्टि प्रदान करना कि आप ध्यान दे रहे हैं। ठीक है, अगला प्रश्न है आपका कि निम्नलिखित में से कौन सा एक संपर्क कौशल नहीं है, और सही उत्तर है आपका सी, तैरना। सुनना, बोलना, हाथ लहराना, ये सब संपर्क कौशल के, और हाथ लहराना जो होता है आपका ये अशाब्दिक कौशल में आता है। ठीक है, अगला प्रश्न है आपका रिक्त स्थान के बिना एक दूसरे के साथ संवाद करना असंभव है, और सही उत्तर है आपका डी, संवाद कौशल। संवाद कौशल के बिना एक दूसरे के साथ संवाद करना असंभव है। आवाज, हाथ, फोन, ये सब संवाद कौशल के अंतर्गत ही आते हैं। किसी को अपनी बात समझाने के लिए संवाद कौशल का होना अति आवश्यक है। एक अच्छे व्यक्तित्व के लिए संवाद कौशल का होना नितांत जरूरी है, क्योंकि व्यक्तित्व विकास का मजबूत पक्ष संवाद कौशल ही है। संवाद कौशल के बिना एक दूसरे के साथ संवाद करना असंभव है। अगला प्रश्न है आपका कि निम्नलिखित में से कौन सा संप्रेषण में सबसे अधिक सहायक श्रव्य कौशल है, और सही उत्तर है आपका सी, सक्रिय श्रव्य। संप्रेषण में सक्रिय शब्द सर्वाधिक सहायक श्रव्य कौशल है। सभा सम्मेलन, संगोष्ठी, भेंट वार्ता, साक्षात्कार, व्यक्तिगत परामर्श, मुलाकात, टेलीफोन, टेप रेडियो, समितियां इत्यादि श्रव्य माध्यम है। अगला प्रश्न है आपका कि निम्नलिखित में से कौन सा संप्रेषण कौशल के मूल्यांकन का सर्वाधिक उपयुक्त प्राचल पैरामीटर है, और इसका सही उत्तर है आपका डी, पृष्ठपोषण या फीडबैक। संप्रेषण कौशल के मूल्यांकन का सर्वाधिक उपयुक्त पैरामीटर पृष्ठपोषण या फीडबैक है। संप्रेषण दो या दो से अधिक प्राणियों के मध्य निरंतर चलने वाली एक प्रक्रिया है, जो कि व्यवहारिक आदान प्रदान एवं वृद्धि के लिए उनका पृष्ठपोषण करता है। अगला प्रश्न है आपका कि निम्न में से क्या संचार कौशल में बाधक नहीं है, और सही उत्तर है आपका बी, संक्षिप्तता। भावनात्मक हो जाना, सीमित शब्दावली का प्रयोग करना और वरिष्ठों का भय होना, यह संचार कौशल में बाधक होता है। अभी नोएडा में क्या हुआ, किसी बच्चे को कुत्ते ने काट लिया था, छोटा मोटा काटा होगा पड़ोस के कुत्ते ने, और उसने फिर अपने घर में किसी को नहीं बताया, क्योंकि उसको वरिष्ठों का भय था। अब वरिष्ठों का भय था तो उसने संचार कर नहीं पाया कि उसे कुत्ते ने काटा है। अब जब उसने बताया नहीं तो उसको इंजेक्शन भी नहीं लगवाए गए कुत्ते के, रेबीज के जो होते हैं वैक्सीन, जब उसका वैक्सीनेशन नहीं कराया गया तो ऐसे में क्या हुआ, उस कुत्ते के अंदर इन्फेक्शन फैल गया और वो मृत्यु हो गई। तो वरिष्ठों का भय भी नहीं होना चाहिए, और माता पिता को अपने बच्चों को इतना भी डरा कर नहीं रखना चाहिए कि वो बच्चे उनको अपनी समस्याएं भी ना बता पाए। भावनात्मक सीमित शब्दावली, वरिष्ठों का भय तथा सूचना की अधिकता संचार कौशल में बाधक है, जबकि संक्षिप्तता संचार कौशल के लिए आवश्यक है। अगला प्रश्न है आपका कि प्रभावी पारस्परिक संचार कौशल हेतु हमें नहीं होना चाहिए, और इसका सही उत्तर है आपका डी, व्यापक। संचार प्रेषक का प्राप्तकर्ता को सूचना भेजने की प्रक्रिया है, जिसमें जानकारी पहुंचाने के लिए ऐसे माध्यम का प्रयोग किया जाता है जिससे संप्रेषित सूचना प्रेषक और प्राप्तकर्ता दोनों समझ सकें। प्रभावी पारस्परिक संचार कौशल व्यापक नहीं होना चाहिए। अगला प्रश्न है आपका कि संचार पर्यावरण के प्रमुख अंग है, संदेश, उत्तर, माध्यम, टेलीफोन, और प्रमुख अंग है संदेश, उत्तर और माध्यम। ठीक है, टेलीफोन माध्यम होता है, ये प्रमुख अंग नहीं होता है। तो 1, 2, 3 आपके सही हैं, बी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है आपका कि पारस्परिक कौशल का उद्देश्य कार्य कुशलता में सुधार करना एवं रिक्त स्थान को अधिक मूल्यवान बनाना है। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा आपका बी ऑप्शन, कर्मचारी। ठीक है, तो पारस्परिक कौशल का उद्देश्य कार्य कुशलता में सुधार करना एवं कर्मचारी को अधिक मूल्यवान बनाना होता है। अगला प्रश्न है आपका कि किसी भी प्रकार के संप्रेषण में निम्नलिखित सम्मिलित है। एक प्रेषणकर्ता, बिल्कुल सही बात है, एक संदेश, बिल्कुल सही बात है, और एक प्राप्तकर्ता। जो एक वाक्य है आपका, ये एक संदेश के अंतर्गत आ जाएगा, इसलिए आपका एक वाक्य नहीं होगा। तो 1, 2 और 4 किस ऑप्शन में है, सी ऑप्शन में है। ठीक है, 1, 2 और 4 सी ऑप्शन में है, बिल्कुल सही है। किसी भी प्रकार के संप्रेषण में 5 तत्व महत्वपूर्ण हैं जो इस प्रक्रिया से संबद्ध हैं।
एक प्रेषणकर्ता यानी कि भेजने वाला, एक संदेश यानी कि एक मैसेज, सूचना के माध्यम या विधि, टेलीफोन हो सकता है, पत्र हो सकता है ना, और सूचना प्राप्तकर्ता जो प्राप्त कर रहा है, प्रत्युत्तर या वांछित प्रतिक्रिया यानी कि फीडबैक। तो आपका 40 का तीसरा ऑप्शन बिल्कुल सही है ना। तो ये आपका परामर्श और इसका अर्थ, आवश्यकता और तकनीक, प्रभावी संचार और इसके कौशल वाला टॉपिक 18 कंप्लीट हुआ। उम्मीद करता हूं आपने इसको पूरा बहुत ही अच्छे तरीके से समझा होगा और एक एक प्रश्न को देखा होगा। तो शिक्षक दिवस के अवसर पर एक ऑफर लेकर आए थे हम आपके लिए। प्रतिज्ञा पीडीएफ बैच से आप में से काफ़ी लोग जुड़ना चाहते थे और बार बार कह रहे थे सर डिस्काउंट दे दीजिए, फीस कम कर दीजिए। तो आप सभी के लिए मात्र 154 रुपये में प्रतिज्ञा पीडीएफ बैच उपलब्ध है हमारे चैनल पर। तो व्हाट्सएप नंबर जो स्क्रीन पर आपको दिखाया जा रहा है उस पर आप व्हाट्सएप मैसेज करिए या डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक से भी आप इस बैच से जुड़ सकते हैं। मात्र 154 रुपये में आपको सभी टॉपिक्स की पीडीएफ प्रोवाइड की जाएंगी, मॉक टेस्ट की पीडीएफ प्रोवाइड की जाएंगी और सभी एमसीक्यू की भी पीडीएफ प्रोवाइड कराई जाएंगी। आपकी बहुत अच्छी तैयारी होगी अगर आप इस बैच से जुड़ेंगे। तो जल्दी जुड़िए और अपनी तैयारी को मजबूत करिए और सफलता हासिल करिए इस भर्ती परीक्षा में। तो टॉपिक 18 आपने देखा और समझा, कंपेयर करके बताइएगा इन 40 प्रश्नों को आपने किस तरीके से किया। क्या ये 40 प्रश्न आपको पहले से आते थे या ये टॉपिक आपको थोड़ा कठिन लगता था, या आज आपको ये टॉपिक आसान लगा या आपको कठिन लगा? कमेंट करके जरूर बताइएगा। काफ़ी मेहनत के साथ, एनर्जी के साथ मैंने आज आपको ये टॉपिक पढ़ाया है और मुझे पूरी आशा है कि आपने इसको बहुत ही अच्छे तरीके से समझ लिया है। अगर आप इसको एक बार पीडीएफ के द्वारा अच्छे से पढ़ लेंगे, अगर आपके पास किताब है उसके द्वारा अच्छे से पढ़ लेंगे और चीज़ों को अच्छे से समझ लेंगे तो निश्चित रूप से आपको कोई समस्या नहीं होगी। कमेंट करके जरूर बताइएगा कि 40 प्रश्नों में से आपके कुल कितने सही हुए। मुझे आपके कमेंट्स का इंतजार रहेगा। अगर आपके मन में कोई डाउट हो, कोई प्रश्न हो, कमेंट करके जरूर बताइएगा और लगातार तैयारी करते रहिए। बहुत ही कम समय बचा है, जितना ज़्यादा हो सके उतनी ज़्यादा मेहनत करिए। 10 घंटे, 12 घंटे, 14 घंटे, 15 घंटे, 16 घंटे, बिल्कुल भी समय को मत देखिए, घड़ी को देखना बंद कर दीजिए और जितना ज़्यादा हो सके मेहनत करिए, अपने सिलेबस को पढ़िए, क्योंकि सफलता आपको मेहनत ही दिलाएगी। बाकी शॉर्टकट, लॉन्ग कट, ये सब मूर्खता की श्रेणी में आने वाली चीज़ें हैं। जो आप सिलेबस पढ़ेंगे, जो आप एमसीक्यू देखेंगे, जो आप टॉपिक का रिवीजन करेंगे, वही आपको सफलता दिलाएगा। शॉर्ट ट्रिक, लॉन्ग ट्रिक, ये सब टाइम पास करने के तरीके हैं। याद करने का सिर्फ 3 तरीके हैं, या तो आप बार बार पढ़िए, या तो आप बार बार सुनिए, या तो आप बार बार लिखिए। इन 3 तरीकों को ही आप अपनाएंगे तभी आपको सफलता मिलेगी। हो सकता है आपको ये मेरी बात कड़वी लगे, लेकिन मैं आपको किसी फ्रेम में नहीं रखना चाहता कि एक वीडियो बना दूं कि शॉर्ट ट्रिक ये है, इसको ऐसे कर लीजिए। अरे एग्जाम हॉल में आप शॉर्ट ट्रिक में कंफ्यूज हो जाएंगे। शॉर्ट ट्रिक केवल एक चीज की याद कर सकते हैं, पूरे सिलेबस की कितनी शॉर्ट ट्रिक आप बना लेंगे? तो शॉर्ट ट्रिक के चक्कर में मत पड़िए। ये सब आपको, आपका ध्यान आकर्षित करने के तरीके हैं और आपको ध्यान आकर्षण के लिए नहीं पढ़ना है, आपको सफलता के लिए पढ़ना है। तो उम्मीद करता हूं आप मेरी सलाह पर गौर करेंगे और कृपया वीडियो को लाइक कर लीजिएगा। चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जय हिंद, जय भारत।